संवैधानिक पदाधिकारी अगर इतना नीचे गिर सकते हैं तो उनको नेम एंड शेम करना चाहिए बार बार। अंतिम जब बहस होगी तब मालूम पड़ेगा, पर मैं सीधा गलत ठहराता हूं उच्च न्यायालय का आंतरिक आदेश जिसने हस्तक्षेप किया स्पीकर की प्रक्रिया में। इतना अथाह पैसे का दुरुपयोग, इतना पागलपन, एक प्रदेश, एक असेंबली, एक यूनियन टेरिटरी को पकड़ने का। अब उसके बाद अगर आपकी आकांक्षा इतनी ऊपर ले जाए आपको चरम सीमा में, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को कुछ भी कर सकती, कभी भी कर सकती है। ये तो आपको देखना पड़ेगा उस व्यक्ति की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। हमारी खास बातचीत आज हो रही है डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी से। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और इस वक्त एक बड़ी ही जबरदस्त नाटकीय और अभूतपूर्व लड़ाई में व्यस्त हैं। उनसे समझना चाहिए कि राजस्थान में हो क्या रहा है। संघवी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यह है कि जब बीजेपी किसी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेती है और अमल करने में लग जाती है, तो जीवन की तरह से कानून भी मिथ्या नहीं होता क्या? तो हम बात क्या करें, क्योंकि गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पीकर सब इसमें गड्डम गड्ढ हो गए। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है संजय जी कि अगर आप समझते हैं कि किसी लक्ष्य पे पहुंचना साम से, दाम से, दंड से, भेद से, गलत तरीके से, सही तरीके से, कोई सीमा नहीं रखना, जो अंग्रेजी में कहा गया है बाय हुक और बाय क्रुक, एंड मोर बाय क्रुक एंड लेस बाय हुक, तो निश्चित रूप से बीजेपी बधाई का पात्र है, नंबर एक। नंबर दो, अगर उनको ऐसे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए तो मैं समझता हूं कि देश की और हमारे संवैधानिक नियमों की काफी दुर्दशा है, क्योंकि इस प्रशंसा, इस बधाई के पात्र बनने के लिए कम से कम मैंने अपने अनुभव में, और न पढ़ा है सुना है 70 साल में, हमारे 75 साल में रिपब्लिक में, कि गवर्नर्स इस प्रकार से कर सकते हैं कि असेंबली बुलाने के लिए सैकड़ों प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों का एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से अवरुद्ध हो, विलंब हो, और ऐसे बचकाने प्रश्न जो पहला वर्ष का कानून का छात्र न पूछे। देखिए, अधिकार क्षेत्र की एक सीमा होती है, संविधान में सब कुछ नहीं लिखा जाता है। ये नहीं लिखते हैं कि जब आप गाड़ी से बाहर जाके उतरेंगे तो छींकेंगे कि नहीं, और छींकेंगे तो लेफ्ट में छींकेंगे या राइट में छींकेंगे। संविधान ये मान के चलता है कि जो हमारे पदाधिकारी हैं उच्चतम संवैधानिक पदों में, उनमें वो ऊर्जा है, वो गरिमा है, वो परिपक्वता है कि वो उसकी आत्मा को भी समझेंगे, सिर्फ उसके लेटर को नहीं देखेंगे। और इसलिए इस प्रकार की मतलब बातें करना, मैं समझता हूं कि बहुत ही दयनीय एक हालत हो गई हमारे संविधान की, जो मैंने देखा है अभी विशेष रूप से राज्यपाल के रुख को। तो जैसी अभी परिस्थिति है उसमें गवर्नर ने कहा कि 21 दिन की नोटिस दे करके ही अशोक गहलोत की सरकार जो है वो विधानसभा सत्र बुला सकती है, और आज सरकार की तरफ से ये जवाब दे दिया गया है कि वो 31 जुलाई को बुलाना चाहते हैं। गवर्नर अगर फिर से इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा? तब आपको बरगलाया जाएगा, देश को मूर्ख बनाया जाएगा कि गवर्नर साहब तो बुला रहे हैं, असेंबली तो गवर्नर साहब बुला रहे हैं। वो होता है ना, जैसे कि आप अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई आप जरूर जाइए बाहर डिनर पे, लेकिन कंडीशन नंबर 1 2 ओवरकोट पहनिए, कंडीशन नंबर 2 कि अपना फोन घर पे रख के जाइए। तो मैं तो आपको अनुमति दे रहा हूं, मैं आपको मना कहाँ कर रहा हूं? मैं तो सिर्फ ऐसी कंडीशन लगा रहा हूं जिससे आपका जाना अवरुद्ध हो जाए। इसी प्रकार से मैं आपसे एक चीज कह रहा, आपने एक एक जो नियम बोले गवर्नर साहब के, राज्यपाल साहब के, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको, अगर आप राज्यपाल हो तो आपके ऑफिस से पहले ज्यादा किसको मालूम होगा संजय जी कि राजस्थान में सैकड़ों बार 5, 7 और 3 दिन की अवधि में बुलाया गया सेशन, और आप अगर गवर्नर है और आपके इतने बड़े बड़े सलाहकार हैं जो आपको एडवाइस और सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि देश में सैकड़ों ऐसे प्रदेश हैं जहां पर यही चीज 3, 5 और 7 दिन में होती है। 21 दिन किसकी इजाद है? वहां लिखा है 21 दिन, वो किसी रूप से बाध्य नहीं है कैबिनेट पे। और आज तीसरी बार कैबिनेट की दयनीय हालत हो गई है कि तीसरी बार कोई गवर्नर को लिख के दे रहा है। ये तो मतलब मजाक की बात है। तीनों पक्षों में मैं समझता हूं कि ये बात जरूर है कि हत्या हो रही है, संविधान की, नियमों की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की, लेकिन साथ साथ जो एक्सपोज हो रहे हैं, जो पर्दाफाश हो रहा है, आप ये पूछिए अपने आप से एक सरल प्रश्न, जिसको आप आम संज्ञान का प्रश्न कह सकते हैं, कि अगर आप विरोध करते हैं किसी असेंबली का मिलना और मैं चाहता हूं कि असेंबली को मिले, तो किसके पास आंकड़े होंगे? किसको ये हौसला है कि मेरे पास आंकड़े हैं?
ये आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? तो कम से कम देश तो ये समझ गया है कि किसको हौसला है और कौन रिस्क लेने को तैयार है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको उनको हटाना है, आपको इतना गुस्सा है अशोक गहलोत सरकार से, तो आपको तो कूद कर जल्दी से करना चाहिए असेंबली का। आपके पास तो ये 19 हैं, आपके पास 50 और हैं। तो इसलिए ये एक जो जिसको कहते हैं कि नकाब खुल रहा है, ये भी एक आवश्यक राजनीतिक प्रक्रिया हो रही। ये पर्दाफाश या नकाब खुलने की गेम का कोई बहुत मतलब नहीं रहता जब पावर का गेम है। अभी ऑब्जेक्टिव बड़ा साफ है कि कैसे कांग्रेस की सरकार को एक राज्य से और बेदखल किया जाए, और उसमें अब गवर्नर को इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपके पास कोई और कानूनी प्रावधान है क्या? क्योंकि आप जाएंगे कोर्ट। संजय जी, ये देखिए, हम भी ये गेम और चाल और ट्रिक समझते हैं, और इसलिए हर हल का हर प्रॉब्लम का हल कचहरी नहीं होता। आज हमारे जो जो वास्तव में नियंत्रण कर रहे हैं, ये गवर्नर के, राज्यपाल के, जितने भी आप खिलवाड़ देख रहे हैं, जो नियंत्रण करने वाले लोग हैं, वो चाहेंगे कि ये विलंब में पड़ा रहे। अब आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में नोटिस होता है कि भाई नोटिस दो विपक्ष को, सिंघवी आके टाइम मांगता है 2 हफ्ता, उसके बाद जवाब करते हैं पुगलिया जी। तो आपकी तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते निकल गए कोर्ट में, और तब तक राज्यपाल जो अभी बिना किसी कचहरी के प्रक्रिया के ये कह रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो मैं नहीं समझता कि कोई भी पूछ सकता है। जब आप तब जाएंगे तब तो उनको बहुत अच्छा बहाना मिल जाएगा कि भाई मैं तो कुछ नहीं करता जब तक कि आप ये 4, 5, 6, 7, 8 हफ्ते वाला कोर्ट की प्रक्रिया खत्म नहीं करते। तो इस प्रकार के ट्रैप्स पे हमको नहीं पड़ना है। मैं समझता हूँ नेम एंड शेम जो कहा जाता है अंग्रेजी में, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। जनाधार और जनता में ये नेम एंड शेम भी जरूरी होता है, और इससे मैं नहीं देखता किसी रूप से कि संवैधानिक पदाधिकारी अगर इतना नीचे गिर सकते हैं तो उनको नेम एंड शेम करना चाहिए बार बार, राष्ट्रपति के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, पब्लिक के यहाँ, जर्नलिस्ट के सामने, और सब जगह। और मैं सिर्फ इसको राज्यपाल तक सीमित नहीं रखता, और मैं नहीं समझता कि ये चीज सिर्फ राज्यपाल के स्तर पे हो रही है। बिल्कुल। अब आते हैं स्पीकर के रोल पे, और थोड़ा उसको समझाइए। ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी में भी कुछ दुविधा रही जब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया हाई कोर्ट के इस विषय पे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर भी पार्टी बन गए और फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया। स्पीकर का तो अधिकार प्रछन्न है, ये तय हो चुका है। स्पीकर को वो रूट लेना चाहिए था क्या? अब आप एक कानूनी बात पे आ गए हैं, और मैं आपको बड़े संक्षेप में पॉइंट वाइज समझा दूं। देखिए, आपने खुद ने कहा कि स्पीकर का अधिकार क्षेत्र प्रचंड है। अब आप जैसा आदमी जो कि वकील नहीं है और नहीं कहता है अपने आप को संवैधानिक एक्सपर्ट, उसको भी ये मालूम है। और ये बात जो आपको मालूम है, ये 1992 से कियोटो से आज 30 वर्ष से खंडपीठ 5 जजेस की ने कह रखी है। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, तो क्या करोगे? तो पहली गलती, अभी वो सब जुडिस है, मैं उसको अंतिम जब बहस होगी तब मालूम पड़ेगा, पर मैं सीधा गलत ठहराता हूं उच्च न्यायालय का आंतरिक आदेश जिसने हस्तक्षेप किया स्पीकर की प्रक्रिया में, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया थी, नंबर 1। नंबर 2, उस आदेश को उच्च न्यायालय के वो 25 तारीख को आया। उससे पहले 22 को उच्च न्यायालय ने कहा था कि आप कृपया 3 दिन रुक जाइए क्योंकि हमारा आदेश आने वाला है, तब तक कुछ न करें। और अंत में एक आपत्तिजनक लाइन लगा दी थी जरूर कि एंड वी सो ऑर्डर, एंड वी सो डायरेक्ट। अब उसके विरुद्ध वो उच्चतम न्यायालय में याचिका दी गई थी। लेकिन जब आपका 25 का ऑर्डर आ जाता है तो ये 4 लाइन का ऑर्डर तो वैसे भी निरर्थक हो जाता है, जिसको कानूनी लोग इनफ्रक्चुअस कहते हैं। तो उनको तो उसको तो विथड्रॉ, उसको तो वापस लेना अनिवार्य था, क्योंकि अब तो जो मुख्य ऑर्डर है वो है 25 तारीख का, न कि 22 तारीख का, जिसके विरुद्ध वो याचिका हुई थी। और 25 को चुनौती देने के लिए 90 दिन है आपके पास। जी बिल्कुल, तो उसको कभी भी दे सकते हैं जी। अब तीसरी गुटली है, आपको एक चीज बोल दूं, आपने कंप्लेंट की, 10वें शेड्यूल में सिर्फ एक व्यक्ति है जो उस कंप्लेंट को निर्णित कर सकता है, वो है स्पीकर। उसको वो ना ट्रांसफर कर सकता है, वो ना डेलीगेट नहीं कर सकते, भाई सिंघवी साहब आप डिसाइड कर दो, मेरा सचिवालय कर दे, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। 10 शेड्यूल में एक ही व्यक्ति, इसको वकील कहते हैं पर्सोना डेजिग्नाटा जी। अब उसमें ये जब कहा है कि आप उसके निर्णय के बाद, यानी स्पीकर के निर्णय के बाद, स्पीकर डिस्क्वालीफाई करे नहीं करे, आप कुछ भी करिए, आप हस्तक्षेप करिए, लेकिन निर्णय के पहले कैसे कर सकते हैं आप? तो ये प्रश्न है जी। आपकी कानूनी रीडिंग समझाएं। जब एक वर्ड यूज किया गया कि वो स्पीकर से रिक्वेस्ट कर रहा है हाई कोर्ट, और फिर कहा गया कि वी सो ऑर्डर,
क्या उसके बाद कानूनी तौर पर अगर स्पीकर सीपी जोशी आगे बढ़ जाते और इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देते तो वो कानून सम्मत होता या अवमानना हो जाती अदालत की? अगर आप सीधा कानून में माने तो मैं कहता हूं कि वो अवमानना नहीं होती, अगर आप सीधा कानूनी प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में लोग इस प्रकार के विरोधाभास को अवॉइड करने का प्रयत्न करते हैं। आप जानते हैं कि हर चीज एक सिर्फ ईगो पे नहीं होती। मैं ये आपको वापस दोहरा रहा हूं कि अगर स्पीकर सिर्फ कानून से जाते और ये हिम्मत करके कहते कि मैं बाध्य नहीं हूं, क्योटो का निर्णय है, मैं स्पीकर हूं, जब मैं निर्णय दूं तो आप देखिएगा अभी मैं चल रहा हूं आगे, तो कानून में गलत नहीं होता। लेकिन साथ साथ आमतौर पे ऐसी सुझाव, ऐसी सलाह नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि आप सब लोग संवैधानिक पदाधिकारी हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी, माननीय स्पीकर विधायिका के और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के। और जब तक आपसी आप में ये आदर सत्कार नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि बड़प्पन दिखाया स्पीकर भी कह सकते थे, लेकिन बड़प्पन दिखाया कि मैं भी झगड़ सकता था, मैं भी एक कन्फ्रंटेशन कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मैं सही बात मानता हूं। जिस तरह की गेम चल रही है, जिस तरह का युद्ध चल रहा है, उसमें आप जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं उससे तो कभी लड़ ही नहीं सकते सामने वाली फोर्सेस से आप। देखिए आज का ये अब ये आपको लगता है राजनीतिक है, मैं आखिर राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आप डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी आदमी को कहें कि वो बीजेपी का भी समर्थक हो, अपने हृदय पे हाथ रख के पूछे कि इतना अथाह पैसे का दुरुपयोग, इतना पागलपन, एक प्रदेश, एक असेंबली, एक यूनियन टेरिटरी को पकड़ने का, इतना एक जुनून कि सत्ता किसी भी, और इसकी कहानी देखिए आपके सामने हो रही है। ये कभी गोवा होता है, कभी मध्य प्रदेश होता है, कभी क्या कहते हैं कर्नाटक होता है, अभी महाराष्ट्र हुआ, मैं उन सबका हिस्सा रहा हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो लोलुपता है ये एक बड़ा और नैतिक प्रश्न उठाता है, और वो नैतिक प्रश्न का उत्तर एक ही है जिस जवाब का पर्दाफाश होना। कोई आदमी किसी की गर्दन नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो आप दिन प्रतिदिन पर्दाफाश होते हैं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हृदय पटल में जनता जनार्दन के वो एक अमिट छाप छोड़ देता है। जी अब एक सवाल इस मायावी गुगली के बारे में, जहां पर कि इतने लेट मायावती जी ने कहा कि इसमें तो हमारी चलेगी, ये कांग्रेस के को सबक सिखाना है, कांग्रेस को सबक सिखाना है। उसमें कानूनी परिस्थिति भी समझाइए, क्योंकि वो बीएसपी की के विधायक दल का फैसला था, तो विधायक दल की चलेगी या पार्टी के नेतृत्व की चलेगी? ये इसमें एक कानून है, दूसरा अवसरवादिता है। पहले अवसरवादिता की बात कर लें। जहां तक जो मायावी की नाम लिया आपने, उनका सबसे ज्यादा पर्दाफाश हुआ है, नकाब सबसे बड़ा हटा है, जो पहले ही हट गया था कई बार कई प्रदेशों में, इतनी ज्यादा खुले रूप से आपने देखा कि राजनीतिक रूप से करीब करीब वो विलुप्त हो गई है पार्टी अपने प्रदेश में। उसका कारण आपके सामने अब आ रहा है। ये मैं समझ सकता हूं कि आप बोले अपने हिसाब से आप वोट करो, लेकिन लिख के देना, और वो भी कब, कई महीनों बाद। ये बीएसपी के जो लोगों की बात कर रहे हैं आप, ये कई महीने पहले चले गए। आज लिख के देना कि भाई पुगलिया साहब आप वोट नहीं करेंगे, एक पार्टी का नाम लेना पूरी तरह से आपको पर्दाफाश कर देता है। जहां तक कानून का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिफेक्शन, दल बदली जो 10वें शेड्यूल में है, वो जिसको हम कहते हैं विधायिका पार्टी के आधार पर होती है, लेजिस्लेचर पार्टी, वो बड़ी वाली पार्टी के आधार पर क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप डिफेक्ट करते हैं, दल बदल करते हैं पार्टी के हाउस के अंदर। आप दल बदल समझ लीजिए कि मैं एमएलए नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, और मैं ज्वाइन कर लेता हूं बीएसपी से कांग्रेस, कांग्रेस से एसपी, मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, तो क्या दल बदली होता है? वो 10वें शेड्यूल का 10वां शेड्यूल सिर्फ विधायिका को अप्लाई करता है। तो विधायिका में जब 6 के 6 बीएसपी, जो पूरी विधायक पार्टी है, एक साथ मर्ज हो गई कांग्रेस में, तो आपका आम, जिसको संज्ञान कहते हैं, कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब वो पूरी पार्टी बदल जाएगी तो दल बदल कहां से होगा? इसलिए ये निरर्थक, एक मजाकिया, एक बेहुदा कंप्लेंट है। लेकिन बीजेपी का आज पैसे का एक दुरुपयोग करने की शक्ति, यंत्र तंत्रों की, देश की एजेंसीज की इतनी बड़ी है, और ये सब लागू होता है बीएसपी पे, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। ये यंत्र तंत्र को भूलिए नहीं, पैसे को भूलिए नहीं। वो जो है, आप भाषा को बहुत संभाल करके ये कह रहे हैं कि अब बीएसपी जो है वो बीजेपी के साथ खेल रही है। ये तो स्पष्ट है उनकी चिट्ठी में। इससे ज्यादा कोई चिट्ठी हो सकती है कि आप पुगलिया के लिए वोट नहीं करिए, सिंघवी के लिए करिए।
लिख के दिया गया है। लिख के दिया गया। एक बात और समझाएं, क्योंकि इसमें 10th शेड्यूल का जो दूसरा वाला पैराग्राफ है वो साफ है कि कंडक्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर तय होगा। स्पीकर के रोल के बारे में बड़ा क्लियर है कि जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड हो सकता है। ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो भूमिका ली है वो क्या दर्शाता है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। जो लिमिटेड शब्द आपने, सीमित शब्द इस्तेमाल किया, वो उच्चतम न्यायालय ने बड़े ध्यान से कहा है कि वो आप निर्णय के बाद भी, ये शब्दों का ध्यान दें आप, निर्णय स्पीकर के महोदय के निर्णय के बाद भी आप जो न्यायिक पुनर्विचार करेंगे वो सीमित होगा। लेकिन निर्णय के पहले तो आप सीमित भी नहीं कर सकते। ये पॉइंट जो है मूल, इसी आधार पे हमने निवेदन किया था उच्च न्यायालय से। मैं जानता हूं कि उन्होंने गलत एक ऑर्डर पास किया, लेकिन उसका कोई चारा नहीं है। हम नतमस्तक होते हैं उच्च न्यायालय की तरफ, और उसका फिर अब बाकी प्रक्रिया ली जाएगी, उसको चुनौती दी जाएगी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप उसके 4 लाइन ब्लैक एंड व्हाइट, अंग्रेजी जाने न जाने वो समझ सकता है कोई भी व्यक्ति, न्यूटो में लिखा हुआ है। उसके बाद कैसे, चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, कह सकता है मुझे समझ नहीं आता। मैंने भी अपनी जिंदगी इसी पेशे में बिताई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। तो अब ये मामला दरअसल इतना ज्यादा फ्लूइड हो गया है कि भले ही क्योटो होलोहान सामने हो, भले ही मुंबई केस की नजीर सामने हो, हर वक्त नई व्याख्याएं आएगी, ऐसा जुडिशियल सिस्टम का मिजाज दिख रहा है। तो आप तो बिल्कुल जिसको कहते हैं इनविजिबल से एक अननोन से जोन में है इस वक्त। देखिए, मैं न्यायपालिका का बहुत आदर करता हूं, इससे मैं अभी इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो सर्वव्यापी एक माहौल बना दिया इस देश में आज की, देखिए ये सब कहना आसान है। हमारे यहाँ कुछ अपवाद हुए हैं, मैं मानता हूं कि आपातकाल भी अपवाद रहा था, लेकिन आज पूरे 6 वर्ष में प्रेस हो, संस्थाएं हो, स्तंभ हो हमारे लोकतंत्र के, जो भय है, जो दुरुपयोग है एजेंसीज का, जो थ्रेट है, वो सब जगह है। जो प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, ये मैं नहीं समझता कि किसी भी घोषित या अघोषित आपातकाल में होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम ये नहीं मानते हैं तो हम या तो अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, और वो ये कि अब आपको कितनी आशा बची है कि ये सरकार सरवाइव कर पाएगी राजस्थान की, या दरअसल अब फलित तय हो गया है कि क्या होने वाला है? मुझे कोई संदेह नहीं है पुगलिया जी। नैतिकता की, धर्म भी, धर्म से मेरा मतलब कानूनी धर्म, और सिद्धांत हमारे साथ है। और आज की तारीख में जहां एक सरकार, एक कैबिनेट 10 बार बेग कर रही है आपसे कि असेंबली बुलाओ, तो वो अपनी कहानी सुनाता है मजबूती और हौसले की। अब आगे क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। मैं मानता हूं कि जहां तक प्रतिद्वंदी का सवाल है, उसके पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं, गलत है, अनैतिक हैं, लेकिन मुझे पूरा हौसला है, मेरे को पूरा विश्वास है कि सत्य की विजय होगी। जी जी, एक और सवाल पूछने का आखिरी मन है बिल्कुल, वो कांग्रेस पार्टी के बारे में है कि इसके बाद जो भी परिस्थिति होगी वहां पे, उसके बाद एक होता है सबक और आगे की तैयारी, और दूसरा एक सबक का पक्ष ये है कि कांग्रेस अपने लोगों को कैसे मैनेज करे। ये मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस इज अ केस स्टडी इन HR एंड इंटरपर्सोनल मिसमैनेजमेंट। कांग्रेस कैसे रिफ्लेक्ट करेगी इस पूरे एपिसोड पे? देखिए, मैं आपसे बड़ा फ्रैंकली कहना चाहूंगा पुगलिया जी, मेरे को इसमें कोई भी डिफेंसिव होने का या कांग्रेस को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं लगती। अगर आपकी आकांक्षा इतनी चरम सीमा में है, देखिए आपका आकांक्षा लाजमी है, और मैं आज तक कहता हूं कि मेरे एक बहुत वैल्यूड कॉलीग हैं, मैं उनको बहुत अच्छे तरह से मित्र मानता हूं, और मैं उनके कई सारे हुनरों का बहुत अदब करता हूं, बहुत आदर करता हूं, सचिन पायलट जी का। लेकिन जब 2018 में निर्णय हो गया कि पुगलिया मुख्यमंत्री होंगे, सिंघवी उप मुख्यमंत्री होंगे, कुछ भी हुआ, उस वक्त आपकी आकांक्षा रही हो, जद्दोजहद भी हुआ था, असहमति भी हुई। उसके बाद अचानक 2020 में आप बटन दबा के नहीं कह सकते कि पुगलिया और सिंघवी में आपसी बदलाव हो जाए कि मैं बन जाऊं मुख्यमंत्री, आप बन जाए उप मुख्यमंत्री। ये ऐसा होता है क्या राजनीति में? अब उसके बाद अगर आपकी आकांक्षा इतनी ऊपर ले जाए आपको चरम सीमा में, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस अब कुछ भी कर सकती, कभी भी कर सकती है। ये तो आपको देखना पड़ेगा उस व्यक्ति की तरफ, और उस व्यक्ति से ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कांग्रेस कब कैसे जवाब। देखिए, अभी 4-5 दिन पहले तक हमने सबने एक आवाज से
मैं मानता हूं कि गहलोत साहब थोड़े क्षुब्ध थे, क्रोधी थे, लेकिन बाकी सबने एक आवाज से कहा कि आज भी बात करो, वापस आओ, स्वागत है, आप यहीं के हो, आपका कोई ऐसी चीज नहीं जो बातचीत से नहीं हट सकती। लेकिन आप किसी आदमी की गर्दन पकड़ के खींच के दिलाते हैं, आखिर वो पहला कदम उनको उठाना है। तो उसमें मैं क्या जवाब दूं कांग्रेस का? कांग्रेस का इसमें मैं समझता हूं आत्मा और कॉन्शियस क्लीन है, साफ है। बिल्कुल। एक और स्पेकुलेशन चलता रहता है, क्योंकि गहलोत साहब के बारे में सभी कह रहे हैं कि बहुत ही जुझारूपन और जीवटता उन्होंने दिखाई है, तो क्या यह भी संभव है कि विश्वास मत में सिर्फ आपके एमएलए चुराए जाएं? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ बीजेपी के एमएलए भी बीमार पड़ जाएं? देखिए, जब आप तलवार का खेल खेलते हैं तो खून आपकी भी निकल सकता है ना। आप जब बीच में मैदान में उतर के कोई डर्टी गेम खेलते हैं तो डर्ट तो फिर गंदगी तो सब जगह फैलती है, थोड़ी कि वो छींटे सिर्फ मेरे पे पड़ेंगे, आप पे नहीं पड़ेंगे। तो जब आप आ गए हो मैदान में तो कुछ भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस बार कानून, स्पीकर, गवर्नर, अदालत, सबकी भूमिका पर कई नई और अभूतपूर्व परिस्थितियां पैदा हुई हैं। जाहिर है कि आप लोग अदालत में इसके नए भाष्य को पुश करेंगे और सामने लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।